चलो आज हम लोगों को देखना है। देखिए इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा था भैया, इसके पहले वाले क्लास में ग्रेट ब्रिटेन, हाँ ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन किसे कहेंगे या उसका विकास कैसे कैसे हुआ इसके विषय में आपने देख लिया था। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जब मिल गए थे तीनों, तो उसी का नाम हुआ था ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स और इंग्लैंड था बीच में, हाँ ग्रेट पूरे को हम कह रहे हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों मिल गया था। तो देखो स्कॉटलैंड ऊपर था, बीच में था इंग्लैंड, नीचे था वेल्स, बगल में आयरलैंड, आयरलैंड के ऊपर नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक, तो आप पूरा याद करो, हाँ नॉर्दर्न देख लो एक बार, हम रिपीट कर रहे हैं फिर से देख लो। तो उसमें नीचे वाला जो था वेल्स था, बीच वाला इंग्लैंड, ऊपर वाला स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड जस्ट बगल में, और उसके बगल में क्या था, उसके ऊपर देखो पहले तो नहीं हुआ था अलग, जब अलग हुए 1/6 लोग तो उसका नाम उत्तरी आयरलैंड और नीचे वाला रिपब्लिकन आयरलैंड। रिपब्लिकन आयरलैंड आज भी है, और जो यूके बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये पूरा नाम हुआ यूके का। ये कहानी बहुत लंबी थी और कम से कम 1 घंटे की या आधे घंटे की बना है, 38 मिनट का वीडियो बना था। उस 38 मिनट के वीडियो को 1-2 मिनट में बोल दिए, समझ में नहीं आएगा कि आप सोचो 2 मिनट में सब समझ में आ जाए। कैसे ग्रेट ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन कब कहेंगे, इंग्लैंड कब कहेंगे, कब इसको कहेंगे हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, कब किस ट्रीटी द्वारा जुड़ा, किस कैसे कैसे क्या हुआ, सब बता दिए थे। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब आप अच्छे से बता भी सकते हो। ठीक, आईसीसी के पहले ही कुछ टीमों का निर्माण हो गया था, इसी वजह से आज आप देखते होंगे वेल्स की टीम खेलती है ना, इंग्लैंड की टीम अलग से खेलती है, हाँ स्कॉटलैंड की टीम फुटबॉल खेलती है। तो ये है तो एक, लेकिन मिल के अभी एनेक्स कर लिए हैं, लेकिन वास्तव में जो पहले निर्माण हो गया था वो आईसीसी के नियमों के तहत या फिर उन नियमों के तहत वो आता है, इसीलिए ये भी आज भी स्कॉटलैंड की टीम आपको देखने को मिल जाएगी, ब्रिटेन, हाँ आयरलैंड, वेल्स की टीम देखने को मिल जाएगी। हाँ अरे भैया वेल्स फुटबॉल खेलता है, वेल्स की टीम, फुटबॉल की टीम स्कॉटलैंड भी खेलता है ना। आप सोचो तीनों मिला है, लेकिन फिर भी तीनों देश अलग अलग खेल रहे हैं, इसका मतलब ये पहले छोटे छोटे अलग अलग स्वायत्त देश रहे होंगे, तभी तो ऐसा हुआ। अब हम लोगों को देखना है आजकल क्या, बाल्कन समस्या। बाल्कन समस्या क्या है और बाल्कन समस्या ने किस प्रकार 2 विश्व युद्धों को जन्म दे दिया, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय, यही बाल्कन की वजह से 2 विश्व युद्धों का जन्म हुआ। ये बाल्कन समस्या क्या है, कैसे कैसे बाल्कन समस्या का घटित हुआ और इस बाल्कन समस्या पर अधिकार किसका था, इन सब को हमको देखना है। देखिए बाल्कन मतलब होता है ना बाल्कन एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो जो बाल्कन देश था, बाल्कन प्रायद्वीप है, उस बाल्कन प्रायद्वीप में कई देश थे जो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुए थे, टूटे हुए थे। ठीक, इन सभी देशों पर एक देश था जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य, जिसको आज हम कहते हैं तुर्की। ये देखो है तुर्की, यहाँ देखो आप, जहाँ ब्लैक सी लिखा होगा, काला सागर, उसके जस्ट नीचे देखो लिखा होगा तुर्की। इस तुर्की का पुराना नाम था ऑटोमन साम्राज्य। क्लियर, यानी किसका नाम पुराना था, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की का। यहाँ के जो लोग इसे यूरोप का मरीज कहते हैं, एशिया का मरीज किसे कहते हैं, चीन को। लेकिन इस समय चीन एशिया का डॉक्टर है। वर्तमान में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें चीन ना, आप देखो छोटा सा सुई से लेके कोई मोबाइल ले करके सब कुछ कौन बना रहा है। एक समय ऐसा था ना, एशिया का, चीन जो है एशिया महाद्वीप में आता है, ये है चीन एशिया का मरीज हुआ करता था। वैसे ही यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, आपके यहाँ डायरेक्ट प्रश्न आएगा, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को, यानी ऑटोमन साम्राज्य को। ये इतना माने इसका रियल एस्टेट इतना था कि इधर अफ्रीका तक फैला था, ऊपर इधर फैला हुआ था, इस यूरोप के इस वाले एरिया में इसका फैलाव था। तो यानी तुर्की एक समय में कई 18वीं शताब्दी के पहले ये कई देशों को या कई छोटे छोटे स्थानों को अपने ग्रहण में कर लिया था। ठीक, ये तुर्की का पुराना नाम क्या था, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य में जो लोग रहते थे इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम संप्रदाय के थे, और यहाँ जो ऑटोमन साम्राज्य जिस पर अधिकार किया था, ये लोग क्या थे, स्लाव जनजाति के थे। स्लाव यानी आप ईसाई धर्म को जानते होंगे। ठीक, अब देखिए आप किसे कहेंगे ऑटोमन साम्राज्य, आप किसे कहेंगे, तो इस तरफ है एजियन सागर,
इस तरफ कौन सागर, एजियन सागर। नीचे है ये देखो मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। नीचे देखो ये वाला नीचे वाला एरिया भूमध्य सागर। अफ्रीका को नीचे, अफ्रीका के ऊपर और यूरोप है, और यूरोप के नीचे अफ्रीका। इसके बीचों बीच देखो मेडिटेरियन सी लिखा है, क्या मन, भूमध्य सागर। दिख रहा है भूमध्य सागर, खूब बड़े बड़े लिखा होगा, मिला एकदम नीचे अच्छे से लिखा होगा भूमध्य सागर। नहीं मिल रहा है क्या, मैप मिलाओ इधर हम दिखा दें, एकदम सीधे होगा भैया भूमध्य सागर। ये देखो ये लिखा है भूमध्य सागर, ठीक। तो ये एकदम नीचे वाला आपको मिल रहा है तुर्की, ये है, ये काला सागर है, ये एजियन सागर है, ये देखो एड्रियाटिक सागर है, और इसके नीचे ये वाला है भूमध्य सागर। देखो ये लिखा है भूमध्य सागर, ठीक। तो ये भूमध्य, नीचे देखो पेंसिल से टिक किया गया है भूमध्य बड़ा सा, तो समझ गए। तो यानी भूमध्य सागर के ऊपर, ध्यान से देखो, इटली के बीच में देखो अगर आप ध्यान से, तो इटली के जस्ट बीच में लिखा होगा एजियन सागर, मिला, एड्रियाटिक सागर लिखा होगा, एड्रियाटिक सागर। इटली जहाँ है देखो, ये इटली है, रेड कलर से जो दिख रहा है इटली, इसके बगल में है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर यहाँ है, नीचे भूमध्य सागर है, ये एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, एजियन सागर। कौन सागर, एजियन सागर। इन सागरों के तीन ओर देखो, प्रायद्वीप किसे कहेंगे पहले ये समझ लो। तीन ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, इसे अरब का प्रायद्वीप कहते हैं। क्यों, क्योंकि इधर से भी समुद्र से घिरा है, इधर से भी और नीचे से भी। तो ये भी बिल्कुल यही इसका हाल ये है। जो ऑटोमन साम्राज्य वाला देश है, ऑटोमन साम्राज्य के जो देश हैं, ये ऑटोमन प्रायद्वीप कहलाते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप क्या कहलाते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन समुद्र से घिरा है, तीन ओर से। नीचे की तरफ है भूमध्य सागर, इस बगल में है एड्रियाटिक सागर इटली, और इसके बीच में एड्रियाटिक सागर। बगल में ऊपर देखो, इस तरफ रोमानिया के जस्ट बगल में है ब्लैक सागर यानी काला सागर, और उसके जस्ट नीचे की तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा एजियन सागर। मिला, सब के सब सागर आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। तो यानी इसे प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि यह तीन ओर से किससे घिरा है, समुद्र से। तो कौन कौन समुद्र है पता चल गया। इस तरफ वाले का नाम बताओ, ये कौन सा, भूमध्य। कौन सागर, ये वाला एड्रियाटिक सागर। कौन सा सागर, ये वाला एजियन, ये वाला काला सागर, ठीक। यही काला सागर और इसके बीच में ना बास्पोरस जल संधि है। बास्पोरस जल संधि आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, हाँ बहुत अच्छे से मिल जाएगा बास्पोरस जल संधि इस तरफ, हाँ यहाँ बस काला सागर जहाँ लिखा है ना ब्लैक सी, उसके नीचे देखो लिखा होगा बास्पोरस जल संधि ना। तो ये है, समझ गए। अब देखो अब कैसे युद्ध का जन्म होगा, बहुत ध्यान से। अब हमको लग रहा है कि आप ये समझ गए होंगे कि किस किस जगह पे क्या है, ठीक। अब हम लिखना चालू कर रहे हैं, इसको मैप को हटा रहे हैं और हम इन बाल्कन प्रायद्वीप के देशों को देख लेते हैं। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्यों, तीन ओर जल से घिरा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। तीन ओर जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप, तो बाल्कन प्रायद्वीप। और ये देखो बाल्कन प्रायद्वीप के ब्लैक सागर के जस्ट नीचे, काला सागर के नीचे देखो लिखा होगा तुर्की, जिसकी राजधानी है अंकारा। बड़ा सा लिखा होगा तुर्की, और जिसकी राजधानी, तुर्की की राजधानी, इसी का पुराना नाम था ऑटोमन साम्राज्य, ठीक। ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप का मरीच कहते थे। यहाँ पर तुर्कों का शासन था, यानी इस्लाम धर्म का। और इन लोगों का अधिकार इधर भी था, इधर भी था। 18वीं शताब्दी तक अगर आपको ध्यान हो तो 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे सब जगह पतन होने लगा ना। चीन में मंचू साम्राज्य था, उसका भी पतन हुआ। अपने यहाँ देखो 18वीं शताब्दी में अपने यहाँ कौन थे, मुगल साम्राज्य था। मुस्लिम जो थे 18वीं शताब्दी में मुस्लिमों का धीरे धीरे पतन चालू हो गया हर जगह से। जैसे अपने यहाँ मुगल साम्राज्य था, पतन हुआ कि नहीं। चीन में तो कोई मुस्लिम साम्राज्य नहीं था, लेकिन वहाँ मंचू साम्राज्य था, उसका भी पतन हुआ। तो धीरे धीरे जब पतन होना चालू हुआ तो देखो ये वाला भूमध्य सागर है, इसके बीच देखो ये इटली है। ये कौन सा देश है, इटली। और ये कौन है, जर्मनी। ये वाला देखो साम्राज्य कहलाता है वर्तमान में तुर्की, यही है ऑटोमन साम्राज्य। इस ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था इन क्षेत्रों पे, इसी को कहते हैं प्रायद्वीप। देखो ये है क्या, एजियन सागर, और ये है यहाँ पर काला सागर, और यहाँ पर है कौन सा सागर, एड्रियाटिक सागर। ये देखो ये एड्रियाटिक सागर है, गलती लिख दिए हैं, एड्रियाटिक सागर, गलत मत करना। आप देखो एड्रियाटिक लिखा होगा, एड्रियाटिक सागर, ये काला सागर, यहाँ लिखा होगा एजियन सागर। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है सूरज, अब मत देखो, अब इसमें देखो,
एड्रियाटिक सागर इटली के जस्ट बगल वाला एड्रियाटिक सागर, नीचे वाला भूमध्य सागर, ये वाला एजियन सागर, ये वाला काला सागर। यही एजियन सागर और काला सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? बास्पोरस जल संधि। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि ये वाले क्षेत्र हैं यही कहलाते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों? क्योंकि एक सागर इधर, एक नीचे, एक इधर, तो एक इधर। देखो तीन और समुद्र से क्या है? घिरा है। इसी को कहा जाता है बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप में कौन कौन देश आते हैं? अल्बानिया, बुल्गारिया, मेसिडोनिया, बोस्निया, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, सर्बिया और मालदाविया। और इधर देखो, अब अगल बगल के एरिया को भी समझ लो, ये सब यूरोप महाद्वीप का है चित्र। ये इटली है, इटली के विषय में आप पढ़ ही लिए हो, इटली की राजधानी रोम है। ये फ्रांस है, ये स्पेन है, पुर्तगाल है, उसमें देखोगे मैप में मिलेगा। पुर्तगाल का ही था वास्को डी गामा, स्पेन का निवासी था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। इधर देखो नीदरलैंड है, ये डेनमार्क है, इधर जर्मनी है, ये ग्रेट ब्रिटेन के विषय में पूरा अच्छे से बता दिए। आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है ये। और नीचे की तरफ ये जो बनाए हैं ना, ये सागर को हम थोड़ा सा यहाँ क्वालिफाई कर दिए हैं। इसी के विषय में हमको समझना है कि रूस क्यों कूदा, रूस ने क्यों यहाँ पर अधिकार किया, क्या क्या कारण था, किस वजह से युद्ध आगे छिड़ गया। अब कहीं दिक्कत न हो तो इस बाल्कन प्रायद्वीप में कोई समस्या नहीं। कोई पूछेगा बता लोगे कितने सागर से घिरा है, किधर किधर से घिरा है? इस तरफ एड्रियाटिक सागर, उस तरफ काला सागर, और नीचे थोड़ा सा देखो, ऊपर काला सागर, थोड़ा सा नीचे एजियन सागर, और नीचे भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये नीचे वाला मैप अफ्रीका का है, उसके नीचे कौन है? तो जो ऑटोमन साम्राज्य था ना, इसका अधिकार यहाँ भी था और इधर भी था। तो ये धीरे धीरे 18वीं शताब्दी तक धीरे धीरे क्या होने लगा? ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। ऑटोमन साम्राज्य ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ मुस्लिमों का अधिकार था, सब 18वीं शताब्दी तक आप देखोगे ये लोग कमज़ोर पड़ने लगे। मुगल साम्राज्य अपने यहाँ था, 18वीं शताब्दी में कमज़ोर हुआ, अंग्रेज़ों का बढ़ावा हो गया ना। अरे इसी को क्या नाम था जो जिसको रंगून भेज दिया गया, अंतिम मुगल बादशाह, हाँ अंतिम मुगल बादशाह को रंगून, हाँ बहादुर शाह जफर, रंगून भेज दिया गया बेचारे को। अब अंतिम में इसका पतन होना चालू हो गया। तो यानी यहाँ भी पतन हुआ सब जगह। अब जब पतन होने लगा तो यहाँ के जो देश थे बाल्कन प्रायद्वीप के ना, ये स्वतंत्र होना चाहने लगे। ये जो जैसे कहीं आप सोचो कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, खूब धनी हो, और वो पुत्र विहीन हो जाए, तो अगल बगल के लोगों में ये ख्वाब आ जाता है कि मस्त है, हम अपना घर जो है इसका मान लो बहुत धनी है, इसका मतलब उसके पास प्रॉपर्टी भी बहुत होगा, और उसके पुत्र ही नहीं है। अगर वो ख़त्म हुआ तो सब लोगों के मन में ठीक है पुत्र नहीं है, हम अपना दीवार इधर सीधा कर लेंगे, हम अपना मुहार को इतना चौड़ा कर देंगे, इतना द्वार बना देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब ये ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर होने लगा तो सबसे बड़ा निगाह किसका रहा? रूस का। रूस अपनी पूरी निगाहें किसके ऊपर रखा था? ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य जब कमज़ोर हुआ तो यह सर्बिया को भड़काना चालू कर दिया, और सर्बिया में स्लाव लोग ज़्यादा थे। किस मूल के? स्लाव। तो इसने कहा कि आप लोग अपने लिए एक सर्व स्लाव आंदोलन चलाइए। कौन सा आंदोलन चलाइए? सर्व स्लाव आंदोलन। कौन? रूस। अब देखिए रूस एक बार हारा है। रूस याद करो 1854 के क्रीमिया युद्ध में हार गया था। कौन हारा था? रूस। और रूस को मारने के लिए 4 देश आए थे, जिसमें शामिल हुआ था टर्की। यही तुर्की का टर्की नाम था, टर्की था। रूस हार गया था बेचारा। अब रूस को मौका मिला है बदला लेने का, 1854 के क्रीमिया युद्ध का बदला, क्योंकि उस समय इस टर्की के साथ 3 देश और मिले हुए थे ना, इंग्लैंड था, फ्रांस था और ये ना तुर्की। तीन लोग मिल के किसको मार दिए थे? रूस को। अब रूस जब देखा ये कमज़ोर हो रहा है तो ये अपने बदला को भूला नहीं है, अब अपना बदला लेना चाहता है। किससे? ऑटोमन साम्राज्य से। अब ऑटोमन साम्राज्य से जब ये बदला लेना चाहता है, अब देखो, अब बड़े बड़े पहले पावरफुल देश को समझ लो अफ्रीका के, तो एक तो रूस है। अब यहाँ रूस अधिकार करना चाहेगा, विस्तारवादी नीति अपनाएगा, सोचेगा हमारा क्षेत्र हो जाए। इधर से इटली सोचेगा मेरा क्षेत्र हो जाए, इधर जर्मनी पावरफुल है ये सोचेगा, इधर बचा है कौन? फ्रांस सोचेगा मेरा हो जाए। तो ये सब उस समय के क्या है? पावरफुल। तो ये सोचेंगे कि जो बाल्कन प्रायद्वीप टूट रहा है, तो जैसे देखो अगर माने ये टूट रहा है, अब लोगों को खुशी है क्योंकि इस पे अधिकार ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन साम्राज्य के लोग जो हैं ये क्या है? ईसाई धर्म के मानने वाले, और इनका धर्म ईसाई है। लेकिन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले हैं। तो ये धार्मिक
धार्मिक कट्टरता तो पहले ही है। क्यों? क्योंकि ये लोग जब इसके ऊपर अधिकार करेंगे तो दिक्कत होगा। ऑटोमन साम्राज्य एक बार जब यहाँ विद्रोह होगा ना, यहाँ सर्बिया में विद्रोह होगा या मालदोविया में या बोस्निया में, इन जगहों पे जब विद्रोह होगा ना, तो एक बार क्या करेगा, ये मिस्र में एक मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली को कहेगा कि आप क्या करिए, इस विद्रोह को दबा दीजिए, ये बोलेगा ऑटोमन साम्राज्य। इसके बदले में हम आपको तुर्की, अंकारा ना और एक क्षेत्र दे देंगे, 3 क्षेत्र का नाम कहेगा, आपको ये 3 क्षेत्र हम दे देंगे भेंट में। और ये अपने पुत्र को भेजेगा भी, ये अपने पुत्र को जब वहाँ भेजेगा युद्ध में, तो इसका पुत्र बहुत ही निर्दयता से क्या करेगा, क्रूरता वहाँ अपना देगा। और इस क्रूरता को देख करके ब्रिटेन उसको चेतावनी देगा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग ईसाई हैं और ब्रिटेन यहाँ है। देखो, ब्रिटेन कहेगा कि आप ऐसा मत करिए, हमारे लोगों के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो हम फिर युद्ध करेंगे। ठीक, तो इसके लिए ये युद्ध नहीं, माने ये जो है ऑटोमन साम्राज्य समझेगा, थोड़ा सा पीछे अपने कदम को ले लेगा, फिर ये अपने काम में लग जाएगा। क्योंकि ब्रिटेन का पूरा ध्यान लड़ाई झगड़ा में है ये नहीं है, ब्रिटेन बहुत ज़्यादा मार दंगा नहीं करता, क्योंकि ये अपना व्यापार में लगा हुआ है। याद करो, सबसे ज़्यादा व्यापार करने में कौन आगे है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन अपना व्यापार कर रहा था, इसकी आंखें तो तब खुलेंगी जब ये रूस बोलेगा कि ऐसा कर रहे हैं ये लोग। याद करो 1821 में यहाँ यूनान, ये यूनान है, यूनान में ही 1821 में यूनान स्वतंत्र होगा, कुस्तुतुनिया की संधि 1932 में होगा। 1821 से ही यहाँ विद्रोह चालू हो जाएगा यूनान में। 1821 में जब विद्रोह चालू होगा तो यहाँ पर यूनान में ये भेज देगा ऑटोमन साम्राज्य। यहाँ मिस्र में, यहाँ बगल में इजिप्ट देखो लिखा होगा मिस्र ना, वहाँ मैप में देखो तो वहाँ लिखा होगा मिस्र। देखो एक बार, नहीं मिल रहा, देखो अब हुआ क्या कि यहाँ लड़के, अब यहाँ क्या हो गया, विद्रोह हुआ। सबसे पहले देखिए यूरोप का, माने पूछेगा ऑटोमन साम्राज्य का कौन सा देश या कौन सा छोटा सा एरिया सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। तो सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ, बाल्कन प्रायद्वीप का कौन सा देश सबसे पहले स्वतंत्र हुआ, किसके, ऑटोमन साम्राज्य। कौन, यूनान में घटना क्या हुई, यूनान के बगल देखो ग्रीस लिखा होगा ना, ग्रीस। इस ग्रीस का जो यहाँ का प्रधानमंत्री था या चांसलर था या मंत्री था, उसका नाम था मोहम्मद अली। अब ग्रीस के मोहम्मद अली को कह दिया किसने, ऑटोमन साम्राज्य का राजा, कि अगर आप यहाँ के माने दमन को, यहाँ जो चल रहा है आक्रोश या विद्रोह, अगर उस विद्रोह को आप दबा देंगे तो हम आपको सीरिया, अंकारा और दमिश्क का क्षेत्र दे देंगे। कि किसका क्षेत्र दे देंगे, सीरिया, अंकारा और दमिश्क का। किसको, मोहम्मद अली को। तो मोहम्मद अली ने इसके इशारे पर, किसके इशारे पे, ऑटोमन साम्राज्य के इशारे पे अपने पुत्र को भेज दिया ना, इब्राहिम पाशा को, जिसका नाम क्या है, इब्राहिम पाशा। मोहम्मद अली का लड़का है इब्राहिम पाशा। ये क्या करेगा, यहाँ पर एकदम बहुत भयानक नीति अपनाएगा और यहाँ पर युद्ध करना चालू कर देगा, मार काट एकदम लाशें बिछा देगा यूनान में। लेकिन यूनान के लोग, अब ये यहाँ के रहने वाले लोग अभी आपको बता दिए कि ये ऑटोमन साम्राज्य जो है ये क्या है, इस्लाम धर्म वाले हैं। किस धर्म के, इस्लाम। लेकिन ये जो यहाँ रहने वाले लोग हैं बाल्कन प्रायद्वीप में, ये स्लाव जनजाति वाले हैं और इनका धर्म जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स यानी ईसाई धर्म को मानने वाले। अब इसके इस हरकत को देख करके अगल बगल के जो देश हैं, जैसे इटली भी वही जाति ईसाई धर्म वाला है, जर्मनी भी ईसाई धर्म वाला है, ग्रेट ब्रिटेन भी ईसाई धर्म वाला है। तो ये लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर दबाव डालेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक, आप क्यों ऐसा कर दिए। तो इस चीज़ को देख करके यूनान में, अब यहाँ से देखो रूस है, अब रूस देखो 3 लोग, एक तरफ 1854 का क्रीमिया युद्ध, याद करो 1854 में कौन सा युद्ध हुआ, क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध में 3 लड़ेंगे, एक तरफ लड़ेगा रूस और दूसरे तरफ टर्की यानी ऑटोमन, इंग्लैंड और फ्रांस सर्डिनिया, सर्डिनिया। देखो इंग्लैंड, फ्रांस, सर्डिनिया, इस तरफ से लड़ेंगे, इस तरफ से रूस की क्या हो जाएगी, हार। इस युद्ध में रूस हार जाएगा। और देखो यहाँ पर अब रूस पहले से ही फिराक में लगा है, क्योंकि इधर ये ग्रेट ब्रिटेन जो है
ये ग्रेट ब्रिटेन यानी ये ब्रिटेन, ये ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में ध्यान नहीं देता क्योंकि ये व्यापार में एकदम लगा हुआ है, इस तरफ से व्यापार कर रहा है। यहाँ पर जानबूझकर रूस, देखो रूस जानबूझकर यहाँ इस वाले एरिया में बोस्निया और देखो सर्बिया और मोल्दाविया में, इस वाले एरिया में, बोस्निया हर्जिगोविनिया में, इस जगह पे ये बार बार विद्रोह को भड़काता रहेगा। कौन? रूस। रूस कहेगा आप लोग अपने लिए क्या चलाइए? सर्वस्लाव आंदोलन चलाइए। सर्वस्लाव आंदोलन यानी हम लोग अपने ही जाति को, सर्वस्लाव आंदोलन माने ये, क्योंकि रूस भी सर्वस्लाव आंदोलन सर्वस्लाव जाति वाला है और ये लोग भी सर्वस्लाव जाति वाले हैं, तो ये दोनों ये इसको भड़काएगा कि आप क्या करो, अपने लिए एक नया देश बनाओ, सर्वस्लाव आंदोलन। ठीक, तो बोस्निया जो है ये सर्वस्लाव आंदोलन करेगा, ये सर्वस्लाव आंदोलन करेगा। और ये ऑस्ट्रिया नहीं चाहता। ऑस्ट्रिया क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अगर ये आंदोलन सफल हुआ तो ये स्वतंत्र हो जाएंगे, तो ऑस्ट्रिया के लोग भी स्वतंत्रता की मांग करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया में अभी राजा का अधिकार है, और जब ये स्वतंत्र हो जाएंगे तो यहाँ लोकतंत्र लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये राजा का राज कर रहा है, ऑटोमन साम्राज्य का ही अधिकार है ना इस पर, तो अभी तो राजा ऑटोमन साम्राज्य का आदमी है। लेकिन जब ये आज़ाद हो जाएगा विद्रोह करके, तो यहाँ राजा खुद का होगा, यानी खुद से चुन के बनाएगी जनता। तो इसलिए ये ऑस्ट्रिया नहीं चाहता कि यहाँ पर विद्रोह क्या हो, रुके। आप लोग एक कहानी सुने होंगे कि खरबूजे को देखकर खरबूजा क्या होता है? पीलापन पकड़ता है। अगर ये समझ गया कि ऑस्ट्रिया अगर ये बोस्निया आज़ाद हुआ और यहाँ लोकतंत्र लागू हुआ, तो हमारे यहाँ के लोग भी क्या करेंगे? लोकतंत्र के लिए विद्रोह। वही तो मतलब है, खरबूजे को देखकर खरबूजा पीलापन पकड़ता है, तो यहाँ के लोग भी वही कर देंगे। ऑस्ट्रिया खुद नहीं चाहता। अब यहाँ जब विद्रोह हुआ तो बार बार कौन भड़कवा रहा है विद्रोह? रूस। और इस विद्रोह का बेचारा ये दमन करने जा रहा है, ऑटोमन साम्राज्य। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कौन है, इस एरिया पे अधिकार किसका है? ऑटोमन साम्राज्य। लेकिन ये लोग अब संभलने वाले नहीं हैं। संभलने वाले क्यों नहीं हैं? कई कारण हैं। देखो इसका कारण क्या क्या है पहले ये समझ लो। क्योंकि यहाँ जो ऑटोमन, ये बाल्कन प्रायद्वीप है, इस बाल्कन प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का धर्म है, क्या धर्म है? माने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। और यहाँ के जो लोग हैं स्लाव जनजाति हैं। यहाँ की जनजाति क्या है? स्लाव। जबकि यहाँ जो राज्य करने वाला राजा है उसका धर्म क्या है? इस्लाम। तो यहाँ में धार्मिक कट्टरता है, तो ये इस धर्म के अधीन अपना शासन नहीं चलाना चाहते। और दूसरी बात, अब रूस ये चाहता है कि लड़के अब इधर देखो, रूस ये ध्यान से नहीं सुनोगे तो बहुत खतरनाक ये टॉपिक है। कई लोग कहते हैं कि माने ये वाला जो बाल्कन प्रायद्वीप की समस्या है, वहाँ के 2.5 लोग भी नहीं जानते। बाल्कन प्रायद्वीप वाली समस्या बहुत गुत्थम गुत्था है एकदम। अब देखिए, अब ये जब एरिया धीरे धीरे बाल्कन क्षेत्र कमज़ोर होने लगा, क्यों? क्योंकि यूनान को स्वतंत्रता मिल गई कब? 1832 में। याद करो कुस्तुतुनिया की संधि। कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा किसको आज़ाद करा दिया गया? यूनान। अब जब यूनान एक बाल्कन प्रायद्वीप का देश आज़ाद हुआ, तो अगल बगल के जितने भी देश पर अधिकार था ऑटोमन साम्राज्य का, सब के सब विद्रोह करना चालू कर दिए। और जब विद्रोह करना चालू कर दिए तो यहाँ कई चीज़ें अब हो गई। अब आपको एरिया तो पता चल गया ना, अब हम लिखना चालू करेंगे। यही बार बार विद्रोह करेगा। ठीक, हम मिटाएं इसको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना? सब समझ गए हो मैप में कौन कौन कहाँ किस अधिकार है। हम इधर वाला केवल मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इधर वाले को हम मिटा दे रहे हैं। यहीं पे लिख देंगे इतना ना। चलो देखो, अब आप अच्छे से समझना, हम बहुत अच्छे से समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा। एक तरफ से हम समझाते चल रहे हैं, आप समझना ध्यान से। चलो देखो ध्यान से, ये बाल्कन प्रायद्वीप। अब बाल्कन प्रायद्वीप जो है, ध्यान से सुनना, ये बाल्कन प्रायद्वीप में अधिकार किसका है? ऑटोमन साम्राज्य वालों ने, ऑटोमन साम्राज्य अब लिखेंगे ना, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ऑटोमन साम्राज्य वाले 1453 में यहाँ क्या कर लेंगे? अधिकार। क्योंकि इस समय ये लोग इस्लाम धर्म वाले 1400-1500 ईस्वी में बहुत तीव्र गति से क्या करेंगे? हाँ, प्रसार करेंगे। आप लोग देखते होंगे भारत में भी क्यों, कौन थे? मुगल वाले, है कि नहीं? तो यानी 1453 में ये क्या कर लेंगे?
इस ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो जाएगा बाल्कन प्रायद्वीप पे। ये बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन देश आता है, तो आपको बता दिए कि इसके अंतर्गत अल्बानिया, बुल्गारिया, मेसिडोनिया, बोस्निया, रोमानिया, सर्बिया और मालदाविया, ठीक, ये सब आते हैं। हाँ, ऑस्ट्रिया ऊपर है, ऑस्ट्रिया तो एक अलग से है, ठीक। ऑटोमन साम्राज्य के जो धर्म वाले हैं, ये किस धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म के, इस्लाम धर्म। और यहाँ का ऑटोमन साम्राज्य का पूरा अधिकार किसके ऊपर है, बाल्कन प्रायद्वीप। ये बहुत ही क्रूर हैं, ये बाल्कन प्रायद्वीप वाले लोगों के ऊपर क्या करते हैं, अपनी हर चीज़ को थोपा करते हैं। और बाल्कन प्रायद्वीप में जो लोग रहते हैं, इनका धर्म क्या है, इनका धर्म जो है या ग्रीक ऑर्थोडॉग वाले हैं, ग्रीक ऑर्थोडॉग। और इनकी जनजाति यानी क्रिश्चियन, और इनकी जो जनजाति है, ये जनजाति कौन से हैं, स्लाव, ये स्लाव मूल के हैं। किस मूल के, स्लाव। अब इसमें हुआ क्या, जब 1832 में धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। कमज़ोर कैसे हुआ, याद करो, 1821 से एक युद्ध चला था 1832 तक। 1832 में आज़ाद हुआ कौन, ये यूनान, और किस संधि के द्वारा, कुस्तुतुनिया की संधि। कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा आज़ाद करा दिया गया किसको, यूनान को। जब यूनान स्वतंत्र हुआ तो बाल्कन प्रायद्वीप के लोग अब ये समझ गए, जो बड़े बड़े देश थे, ये सब के सब अब समझ गए कि ऑटोमन साम्राज्य अब क्या हो गया है, कमज़ोर। और जब ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो गया है तो कई बार आपको बता दिए कि अगर अगल बगल का कोई धनाढ्य व्यक्ति है, पुत्र विहीन हो जाए तो सबकी निगाहें उसके ऊपर हो जाती हैं। अब अगल बगल के जितने भी देश थे, जो मजबूत देश थे, ये सब चाहने लगे कि अब हम इस पर क्या कर लेंगे, अब इसका अधिकार इस पर धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो अब ये क्षेत्र क्या होएगा, स्वतंत्र होगा। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम ही इस पर अधिकार कर लेंगे, छोड़ो ये गया, और इसका जो जगह ज़मीन है उसको हम ले लें। जैसे मान लो ये पुत्र विहीन हो गया, तो इसका जगह कौन लेगा, जो अगल बगल के लोग हैं। तो अगल बगल के लोग ये फ्रांस, इटली, सब के सब सोच रहे हैं बस यही पूरा बाल्कन प्रायद्वीप किसका हो जाए, हमारा। अब इसमें सबसे आगे निकलेगा कौन, रूस। क्यों, क्योंकि रूस को हार मिली थी, याद करो, टर्की से 1854 क्रीमिया युद्ध, 1854 क्रीमिया युद्ध। इस क्रीमिया युद्ध में रूस को हार मिली, और ये देखेगा अच्छा अब तू कमज़ोर हो गया है, बड़ा मारे रहे हमके। क्रीमिया युद्ध में एक तरफ बेचारा रूस लड़ा था और इस तरफ से लड़े थे कई देश। देखो, टर्की लड़ा था, टर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य। इंग्लैंड लड़ा था, इंग्लैंड, फ्रांस और सर्डिनिया, इतने लोग लड़े थे। अब ये जब देखा, रूस देखा कि कौन कमज़ोर हो गया है, ऑटोमन साम्राज्य। तो ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो गया है, और ये बहाना बनाएगा, कहेगा कि एक आंदोलन चलाएगा, सर्वस्लाव आंदोलन, भड़का देगा। इसके बाद आप लोगों को ये भी बताए थे 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध होगा। ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध, ऑस्ट्रिया और किसका, प्रसा का युद्ध, ऑस्ट्रिया और प्रसा। इस युद्ध में प्रसा की जीत होगी और ऑस्ट्रिया क्या हो जाएगा, हार जाएगा। इस युद्ध का नाम था सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध। देखो दूसरी बात, अब देखो, अब ये हार गया है, ध्यान सुनना, कौन हारा है, ऑस्ट्रिया, किस युद्ध में, सेडोवा के। अब ये सोच रहा है जो हमने अपना आत्मसम्मान खोया है, किस युद्ध में, है लड़के ध्यान से सुनो। अब ये सोच रहा, ऑस्ट्रिया भी सोचने लगा ये कमज़ोर हो गया है, ध्यान सुनोगी पूरी कहानी तब समझ में आएगा। ये क्रीमिया युद्ध में हारा था रूस, ये इसका बदला लेना चाहता है इससे, किससे, ऑटोमन साम्राज्य से। और ये सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया हार गया है जर्मनी से। अब ये सोच रहा है कि जो हमने अपना खोया हुआ सम्मान खो दिया था, हार गए रहे, अब इनसे लड़ ले भाई, पहलवानी कैले तरज के नाम बन जाए कि हाँ, जैसे कोई पहलवान सोचो अखाड़े में लड़े, बेचारा किसी से हार जाए और नाम खूब हो, तो फिर वो सोचेगा कि आज ही कतो और के उस लड़ाई जितना आज जीत ले, तो जो नाम दच के ज़्यादा खराब भवा कमाई होत कि एक चला हो, एक जने सारा रहने, एक जने से जीत गए। तो ये काम इसका हो गया। अब ये ऑस्ट्रिया भी चाह रहा है कि हम इस पर क्या कर लें, अधिकार कर लेंगे और लड़ लेंगे युद्ध, और जब युद्ध लड़ लेंगे, अगर हम जीत गए तो जो हमने अपना आत्मसम्मान खोया था किस युद्ध में, प्रसा के युद्ध में, सेडोवा के युद्ध में, थोड़ा सा आत्मसम्मान हमारा क्या होगा, बन जाएगा, रच के थोड़ा बहुत, कम लोग उतना प्रताड़ित करेंगे। तो इस तरीके से 1866 में ये, और रूस अपना अलग चाल चल रहा है। रूस
रूस क्या कर रहा है, इसी में से यहाँ के जो लोग हैं, ये जो रूस है ना, रूस स्लाव जनजाति को मानने वाला है। अच्छा, रूस स्लाव जनजाति को मानने वाला है। अब ये समझ में आ गया। अब देखो, अब आप बगल बगल के जो बड़े बड़े देश हैं आपस में गुत्थम गुत्था करने के लिए एकदम तैयार हैं। अब युद्ध एकदम होने वाला है ना, ये सोचेगा हम इस पे अधिकार कर लें, ये सोचेगा हम कर लें। अब कैसे, सब लोग सोच रहे हैं ये अब धीरे से कमज़ोर हो गया है, इसका अधिकार कर लो, इधर का क्षेत्र हम राजा बन जाएंगे, मज़ा करेंगे खूब। अब मार चालू होगा। अब इसी बीच 1870 में 66 की बात देखो, हाँ इधर वाला मिटा दे रहे हैं ना। हाँ, अब 1870 में क्या हुआ, हाँ 1870 में रूस का प्रभाव पड़ गया, रूस का प्रभाव। अब रूस का प्रभाव क्यों हो गया, क्योंकि सेडान का युद्ध हुआ, और उस सेडान के युद्ध में देखो फ्रांस हार गया। सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध, और इस सेडान का युद्ध जो हुआ, सेडान का युद्ध, और इस युद्ध में कौन हार गया, फ्रांस हार गया। और जब फ्रांस हारा भैया, तो ऐसी स्थिति में अब देखो रूस से, हाँ सेडान के युद्ध में फ्रांस हार गया, अब रूस का प्रभाव खूब हो गया। फिर 1875 में क्या हुआ, रूस ने बोस्निया में क्या करा दिया, विद्रोह। बोस्निया में विद्रोह। और बोस्निया में जब विद्रोह हुआ, देखो ये पहले करेगा क्या, रूस पहले कहेगा कि बोस्निया के लोगों को, ध्यान सुनो, बोस्निया के लोगों को, ये ब्रिटेन से कहेगा, यहाँ ब्रिटेन बनाए थे अभी, ब्रिटेन से कहेगा कि बोस्निया के लोगों पर अत्याचार कौन कर रहा है, ऑटोमन साम्राज्य, और वहाँ का प्रधानमंत्री रहेगा डिजरेली। डिजरेली कहेगा चलिए हम समझा दे रहे हैं, ऐसा न करे, बोस्निया के लोगों को आप सताइए मत, न हस्तक्षेप कुछ मत करिए। तो ऐसी स्थिति में ये कह के बस ब्रिटेन बोल देगा और बोल के हट जाएगा। लेकिन अब रूस सोच लेगा कि मैंने तो कह दिया ब्रिटेन से, क्योंकि रूस डरता था तो ब्रिटेन से। अब रूस एक बार कह दिया, किससे, ब्रिटेन से। अब देख लिया कि तब हो गया, बढ़िया है, मैंने ब्रिटेन से कह दिया, ब्रिटेन नहीं आ रहा है, चलो अकेले ही लड़ते हैं। अकेले रूस ने विद्रोह बोस्निया में करवा दिया, और जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह का आड़ ले करके और कहा कि हमारे लोगों को आप सता रहे हैं, ये बता दिया था किसको, पहले ही ब्रिटेन को। ब्रिटेन आया नहीं, ब्रिटेन समझा दिया और समझा के हट गया। तो अब ये सोचा कि बढ़िया है, हमने ब्रिटेन को बता दिया था, ब्रिटेन इस पे ध्यान नहीं दिया। अगर हम बिना बताए युद्ध करते तो हो सकता था ब्रिटेन हमारे ऊपर युद्ध कर देता, फिर से हम लोग क्या हो जाते, हार जाते। तो इस चीज़ को देख करके यहाँ जो ये था रूस अब युद्ध अकेले कर देगा, और जब रूस अकेले युद्ध करेगा ना भैया, तो रूस जीत जाएगा। और किसकी हार हो जाएगी, हाँ यानी ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की की हार होगी। और अब अगर तुर्की हारा, तुर्की की हार हुई, अब तुर्की की हार यानी ऑटोमन साम्राज्य की हार, और ऑटोमन साम्राज्य की जब हार होगी ना, तब यहाँ से दिक्कत चालू होगा। ऑटोमन साम्राज्य से अधिकार ले लेगा ना, सेंट स्टीफेनो की संधि करेगा। सेंट स्टीफेनो की संधि 1877 में, सेंट स्टीफेनो की संधि, सेंट स्टीफेनो की संधि। इसी में आएगा सर्वस्लाव आंदोलन ना, इसी को कहते हैं क्या, यहाँ के लोगों को भड़का देना कि आप लोग अपने स्लाव मूल के लिए क्या करिए, एक सर्वस्लाव आंदोलन चलेगा कि आप स्लाव मूल के लिए एक अलग से देश बनाइए, और वहाँ केवल स्लाव जनजाति वाले लोग ही रहेंगे। और उसी को देख करके ये क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। सोचेगा मेरा बॉस तो यही है, अगर हम हारेंगे, बोस्निया अगर हारेगा तो इसमें इसका बॉस कौन है, रूस मेरा साथ देगा, काम हो जाएगा, हम लड़ लेंगे। और वास्तव में हुआ वही, रूस इसको भड़का दिया, स्लाव जनजाति के लिए आप एक क्या बनाइए, अलग देश बनाइए, और उस देश में अगर टर्की बोलेगा तो हम आपके साथ युद्ध करने के लिए आ जाएंगे। और वास्तव में ऐसा हुआ, रूस आया, युद्ध किया और ये जीत गया। और स्लाव जनजाति अब जब जीता ये, तब सेंट स्टेफेनो की संधि कर ली, किससे, ऑटोमन से। इसने ऑटोमन, और इस सेंट स्टेफेनो की संधि में क्या था, ऑटोमन से। और जब ऑटोमन से ये संधि किया, तो इस संधि में एक चीज़ छिपा हुआ था कि अब काला सागर में व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल, ये काला सागर है ना, इस वाले काला सागर में व्यापार करने का अधिकार, जहाजी व्यापार करने का अधिकार केवल रूस को होगा।
और व्यापार करने में नंबर 1 कौन था? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन को लगा झटका, अरे बाप रे ये क्या कर दिया, ब्रिटेन अभी आया नहीं था युद्ध में, अब ब्रिटेन को लगा बहुत बड़ा झटका, ये तो बहुत गलत काम कर दिया ये कौन? रूस। अब यहाँ अगर सेंट स्टीफेनो की संधि हो जाएगी और यही व्यापार करेगा तो हम कहाँ से जाएंगे? काला सागर में अगर ये आ गया और भारत आने का रास्ता यही है तो यहीं पे छिप के बैठा रहेगा, कुछ करेंगे ठोक देगा। तो ये डरने लगा ब्रिटेन। अब ऐसी स्थिति में डिजरेली का नीच चैन खत्म। हाँ, डिजरेली का नीच चैन खत्म। अब यही क्या करेगा डिजरेली अपना अब कह करके यहाँ एक संधि करेगा जिसे कहेंगे हम लोग ब्रिटेन ना। 1878 में 1878 कौन सी संधि? बर्लिन कांग्रेस। बर्लिन कांग्रेस होगा। इस बर्लिन कांग्रेस में नियम क्या है? ये जो बर्लिन कांग्रेस आयोजित किया गया है ना, इस बर्लिन कांग्रेस में देखिए ये कहा कि जो बोस्निया और हर्जेगोविना को आपने जीत करके स्वतंत्र कर दिया है वो केवल और केवल हब्सबर्ग वर्ग, लिखो ये किसके वर्ग में रहेगा? हब्सबर्ग साम्राज्य के संरक्षण में रहेगा। देखो इस बर्लिन कांग्रेस में कितने लोग आएंगे? ब्रिटेन और जर्मनी। ब्रिटेन कांग्रेस में ब्रिटेन और जर्मनी के लोग क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ब्रिटेन का रहेगा डिजरेली और इधर कौन रहेगा? ऑटोमन, हाँ बिस्मार्क। अब देखो अब ये क्षेत्र किसके लिए चल रहा है? बोस्निया हर्जेगोविना के लिए। क्यों? क्योंकि बोस्निया हर्जेगोविना क्या हो गया? स्वतंत्र। तो बोस्निया हर्जेगोविना के लिए। अब ये देखो इसमें बड़ा निर्णय अजीबो गरीब ढंग का ले लिया। कौन? ये दोनों लोग, बिस्मार्क और ये डिजरेली मिल करके सेंट स्टीफेनो की संधि में बड़ा लग रहा था। रूस को ये लग रहा था कि ये या तो बोस्निया हर्जेगोविना को स्वतंत्र कर देगा, यानी ऑटोमन साम्राज्य के अधीन अभी भी रहो, या तो बोस्निया हर्जेगोविना पे क्या कर देगा? या तो स्वतंत्र कर देगा और या तो इसको कह देगा। लेकिन ये करेगा क्या? ये जो बिस्मार्क है यह अपनी नीतियों को, आगे वाली नीतियों को देखते हुए ये कहेगा ये हब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन रहेगा। किसके अधीन? हब्सबर्ग साम्राज्य। ये कह दिया कि ये जो रहेगा हब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन रहेगा। इसको लग रहा था बोस्निया हर्जेगोविना को हमको स्वतंत्र घोषित कर देगा ये बर्लिन कांग्रेस में ना, या तो स्वतंत्र घोषित कर देगा या तो कह देगा कि आप किसी के अधीन रहिए, आप ऑटोमन साम्राज्य के अधीन ही रहिए। जैसे ये जीत गया ना, बोस्निया हर्जेगोविना विद्रोह किया और विद्रोह करके क्या हो गया? जीत गया। और जब जीता तो ये सोच रहे थे कि ये दोनों लोग, जर्मनी के लोग क्या करेंगे, माने फैसला लेंगे कि आप स्वतंत्र हो जाओ, आप जीते हो, आप स्वतंत्रता से रहो। न तो स्वतंत्र किया ये और न ही इसको क्या किया? ऑटोमन साम्राज्य को दिया, बल्कि एक नया नीति अपना दिया कि ये हब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन रहेगा ये। और इस चीज़ को देख करके सर्बिया आग बबूला हो गया। कौन? सर्बिया एकदम से आग बबूला हो गया। यहाँ देखो जस्ट बगल में है सर्बिया, यहाँ सर्बिया, और सर्बिया आग बबूला हो गया और युद्ध चालू हुआ। सर्बिया में युद्ध जब चालू हुआ तो सर्बिया पे अधिकार कर लिया कौन? ऑस्ट्रिया। और सर्बिया पे अधिकार किया ऑस्ट्रिया, और इस ऑस्ट्रिया का राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी रोजी इस सर्बिया में देखने आए कि चलें देखें। हाँ रोजी ना, हाँ अभी लिखे थे, देख लो क्या नाम था उसका। सर्बिया का जो राजकुमार था ऑस्ट्रिया का राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी रोजी, सोफी, हाँ सोफी या रोजी करके नाम है, सोफी। ये दोनों लोग आएंगे क्या करने? सर्बिया का जायजा लेने सर्बिया में। और जब सर्बिया में घूमने आएंगे तो इन लोगों को यहाँ के सर्बिया के लोग, सर्बिया का एक विद्रोह है, माने एक संगठन है जो कि काला हाथ
और ब्लैक डेथ, काला हाथ और ब्लैक डेथ नामक संगठन है, और वो क्या करेगा, इन दोनों को बीच सड़क पे रोक करके गोली मार देगा, और इस गोली मारने की वजह से इनकी क्या हो जाएगी, मौत। और अब चालू होगा घमासान युद्ध। अब ये युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनेगा। उतारो इतना, फिर लिख रहे हैं तब, अब चालू कर दिए दादा ना। तो देखो 1878 में बर्लिन कांग्रेस हुआ। इसमें रूस, देखो रूस सोच रहा था कि ये जो बर्लिन कांग्रेस है, इसमें ये जो दोनों प्रधानमंत्री हैं, ये लोग कोई ऐसा फैसला लेंगे, या तो जो बोस्निया हर्जेगोविना इसको स्वतंत्र घोषित कर देंगे, या तो करेंगे क्या कि जो बाल्कन ऑटोमन साम्राज्य है उसी को पुनः दे देंगे, क्योंकि विद्रोह करके ये किससे स्वतंत्र हुए हैं, ऑटोमन। ये दोनों, बिस्मार्क दोनों काम नहीं करेगा, बिस्मार्क काम अलग ही कर देगा। ये दे देगा कि एक दूसरे वर्ग को, हसवर्ग वर्ग को, और हसवर्ग साम्राज्य को। क्यों? क्योंकि ये खुद कौन से साम्राज्य का है, हसवर्ग साम्राज्य का। इस चीज़ को देख करके बोस्निया हर्जेगोविना के बगल बैठा सर्बिया आग बबूला हो जाएगा, और अब ऐसी स्थिति में फिर से और भयानक रूप पकड़ लेंगे ये लोग, और बड़ा विद्रोह हो जाएगा। इस संधि के बाद अब रूस जो है, अब ऑस्ट्रिया तुरंत आक्रमण करके किसको जीत लेगा, बोस्निया हर्जेगोविना को। ऑस्ट्रिया आक्रमण करेगा, और ऑस्ट्रिया किस पे आक्रमण करेगा, बोस्निया और हर्जेगोविना को क्या कर लेगा, जीत लेगा। और ये बोस्निया हर्जेगोविना को रूस का ध्यान किसके ऊपर था, बोस्निया हर्जेगोविना, और जीत कौन लिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जीत लिया। तुरंत ये युद्ध की चेतावनी दे देगा किसको, ऑस्ट्रिया। कहेगा मैं आपके साथ क्या करूँगा, युद्ध करूँगा, और इस स्थिति में अगर आप नहीं छोड़ते इस एरिया को, तब बस यही काम हुआ। और ऑस्ट्रिया कहा नहीं छोड़ेंगे, जो करना हो कर लो, क्योंकि ऑस्ट्रिया अपने ही बल पे नहीं बल्कि 3 लोगों के बल पे उछड़ रहा था। ये पहले ही संधि कर चुका था, ऑस्ट्रिया, इटली और यहाँ पे प्रसा यानी जर्मनी, प्रसा, ये त्रिगुट कहलाता है। 1882 में ये संधि कर लिया था। किससे किससे संधि किया था, ऑस्ट्रिया, हाँ, ऑस्ट्रिया और जर्मनी और इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली, जर्मनी, इटली, ठीक। ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली से क्या कर लिया था, संधि। और यहीं से विश्व इतिहास में गुटों का निर्माण होना चालू होगा। ये देखो गुट का निर्माण अब चालू हो गया। अब यहीं इसी को कहते हैं त्रिगुट। क्या कहते हैं, त्रिगुट। इसी चीज़ को त्रिगुट कहते हैं। अब रूस भी पीछे होने वाला नहीं था। रूस ने तुरंत का तुरंत किसके साथ संधि की, रूस, फ्रांस और कौन, ब्रिटेन। ब्रिटेन आएगा नहीं। ब्रिटेन कहता था कि अगर आप, माने इस युद्ध में युद्ध हुआ, और अगर युद्ध में आप किस में घुसे, बेल्जियम में घुसे, आपकी सेना, इस पहले ही चेतावनी दिया है रूस का, अब ब्रिटेन, क्योंकि ये 2 लोग आए थे और ये अब तलाश कर रहे थे कि ब्रिटेन हमारे साथ होगा। ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली सोच रहे थे कि ब्रिटेन हमारे साथ आएगा कि इसके साथ। ब्रिटेन में संशय था, लेकिन ब्रिटेन ने कहा था अगर बेल्जियम में आप लोग घुसे और बेल्जियम के रास्ते से कुछ हुआ तो ऐसी स्थिति में हम भी विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे। 28 जुलाई 1914 को ये विश्व युद्ध चालू हुआ, और 4 अगस्त को जैसे ही, अब देखो यहाँ देखो ये जर्मनी है ना, 28 जुलाई 1914 को ये चालू हुआ। 28 जुलाई 1914 को ये विश्व युद्ध चालू हो गया। लेकिन ये अभी तक कौन नहीं आया है, ब्रिटेन अभी नहीं आया है। लेकिन जैसे ही ये ऑस्ट्रिया, देखो ऑस्ट्रिया मारने के लिए आएगा किसको, ऑस्ट्रिया और जर्मनी मारने के लिए आएंगे फ्रांस। क्यों? क्योंकि फ्रांस किसका मित्र है, रूस का। तो फ्रांस अगर मैप में देखो तो रूस के जस्ट माने फ्रांस इस तरफ है, यहाँ है, और होकर जर्मनी को होकर के रास्ते से किसके आना होगा, बेल्जियम। और ब्रिटेन ने कहा था कि अगर बेल्जियम के रास्ते से युद्ध करने गए तो उस युद्ध की घोषणा मैं भी कर दूंगा। और 4 अगस्त को ये इसी के रास्ते से गुजर गया, कौन, जर्मनी। और जर्मनी इसमें शामिल था। और जैसे ही जर्मनी इसके रास्ते से गुजरा, तुरंत का तुरंत युद्ध की घोषणा कौन कर दिया, ब्रिटेन ने कहा अब मैं भी क्या करता हूँ,
युद्ध की घोषणा करता हूं और 4 अगस्त 1914 को कौन कूद गया? ब्रिटेन। किसमें? युद्ध में। और इस युद्ध में कूदा तो ये 3 लोग मिले हैं, तो इसे कहते हैं त्रिराष्ट्र। क्या कहेंगे? त्रिराष्ट्र। अब देखो त्रिराष्ट्र कहलाएगा। इसके पहले हुआ क्या था? ये कहानी क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था ना, ऑस्ट्रिया का राजकुमार, ये सर्बिया में एक स्थान, सर्बिया की राजधानी सेराजोवा। सर्बिया की राजधानी क्या है? हाँ, सेराजेओ नगर। सर्बिया की राजधानी है सेराजेओ नगर। सेराजेओ नगर में सर्बिया का इकलौता राजकुमार, माने एक ही था ही ना, वही था पूरा चिराग, वो जिसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंट और इसकी पत्नी मारिया सोफी। ये दोनों आए थे देखने के लिए, क्या माने सर्बिया में क्या हालचाल है। क्योंकि सर्बिया पे किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया के नेता देखने आया था आर्क ड्यूक फर्डिनेंट और मारिया सोफी। और इसी बीच एक बड़ी घटना हो गई, यानी सर्बिया में 2 माने आतंकवादी संगठन का निर्माण हुआ था, जिसका नाम था ब्लैक डेथ और काला हाथ और ब्लैक डेथ। काला हाथ और ब्लैक डेथ नामक की संस्था थी। और इसी का एक आदमी क्या करेगा? एक गोली मार देगा मारिया सोफी को। पहले 3 बजे इसके पीछे लगेंगे इन दोनों के, ये 3 बजे ये लोग बच जाएंगे, इनके साथ जो आए बच जाएंगे। लेकिन कुछ पता नहीं, इनका भाग्य ही खराब था। रात 11 बजे ये लोग शॉपिंग करने चले जाएंगे और रात 11 बजे इन दोनों को मार देगा एक व्यक्ति, ठीक। और जब गोली चलाएगा तो एक गोली इनको लगेगी, एक गोली इनको, और मर जाएंगे ये जब, तब जाके 27 जुलाई को ये घटना होगी रात को, और 28 जुलाई को एकदम भीषण युद्ध चालू। और युद्ध जब चालू होगा तो अभी तक कौन नहीं कूदा है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन नहीं कूदा था, 4 अगस्त को ब्रिटेन भी आ जाएगा। लगभग 6.5 करोड़ लोग, 6.3 यानी 7 करोड़ के करीब आदमी, 4 वर्ष 3 महीने तक ये युद्ध लड़ा जाएगा। और इतने लोग इस युद्ध में शामिल होंगे और बहुत ही जनधन की क्या होगी? हानि। और प्रथम विश्व युद्ध का जन्म हो जाएगा। कैसे जन्म हुआ समझ गए? अब देखो हम डिटेल एक बार कर रहे हैं, आपको हो सकता है कोई दिक्कत हो तो उतार लो इतना, तब हम बता दें पूरा। हो गया। इसमें लगभग 27 देश मिलेंगे। कितने देश? इस युद्ध में लगभग 27 देश आकर के युद्ध करेंगे। अब पूरी कहानी को हम एकदम क्लियर कर दे रहे हैं, उतार लो तब। चलो देखो, अब ध्यान से सुनना क्या कर रहे हैं। अब देखो पुराना जो बताए हैं उसी को हम पूरा अच्छे से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर मान लो क्लियर ना हुआ हो, अब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये कौन सी समस्या आप देख रहे हो? बाल्कन समस्या ना, इसे कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो। नीचे की तरफ समुद्र है भूमध्य सागर, इधर एड्रियाटिक सागर, इधर एजियन सागर, यहाँ काला सागर। एजियन सागर और काला सागर। ये देखिए, ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, ये प्रसा है, ये ऑस्ट्रिया है, और यहाँ पे रूस लिख लो। ये देखो, इस जब धीरे धीरे कौन? ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की धीरे धीरे क्या होना चालू होगा? कमज़ोर होना चालू होगा। तो अगल बगल के जो देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, जैसे रूस है, ऑस्ट्रिया है, प्रसा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यहाँ इटली है, ठीक, यहाँ इटली भी है। इटली हाँ एड्रियाटिक सागर के बगल में ही है, ऐसे बना लो। ये मान लो इटली। ये ऐसे देश हैं जिनकी निगाहें किसके ऊपर हो जाएंगी? ऑटोमन साम्राज्य के अधिकार किए हुए क्षेत्र पर। यानी ऑटोमन साम्राज्य यानी किस पे? जिस पर ऑटोमन का साम्राज्य का अधिकार है, यानी बाल्कन प्रायद्वीप पे, ठीक। अब काम क्या होगा? जब ये लोग यानी ये सब के सब ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर होना चालू होगा, तो सब लोग चाहेंगे कि इस पर क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो जाए। इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए रूस अपना दबदबा दिखाएगा, ऑस्ट्रिया भी, फ्रांस भी, ब्रिटेन तो ज़्यादातर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये ज़्यादातर अपने व्यापार में लगा रहेगा। होगा क्या कि ऑस्ट्रिया जो यहाँ के ये जो है ऑटोमन साम्राज्य, ये कौन से धर्म को मानने वाले हैं? इस्लाम धर्म को। और यहाँ जो ऑटोमन साम्राज्य में रहने वाले लोग हैं, ये स्लाव जनजाति हैं। और ये
ग्रीक ऑर्थोडॉक्स यानी इस्लाम माने ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। तो धार्मिक कट्टरता पहली बात है। तो यहाँ के लोग धर्म को अलग मानने वाले हैं, यहाँ के अलग, लेकिन शासन कर रहा है इस्लाम धर्म वाला। तो यहाँ के लोग को बनेगा नहीं, और जब नहीं बनेगा तो कई चीज़ें होंगी, इस युद्ध का कारण कई चीज़ बन जाएगा। पहला कारण ये बनेगा कि यानी रोमानी राष्ट्रवाद, यहाँ राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाएगी। सबसे पहले यूनान जो है यह स्वतंत्र होगा 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा। 1821 में चालू होगा, 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि होगी और ये आज़ाद हो जाएगा। अब क्या होगा, जब ये आज़ाद हुआ तो अलग अलग देश, जैसे बुल्गारिया है, अल्बानिया की ही थी मदर टेरेसा ना, ये बुल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया, ये सब जो छोटे छोटे देश हैं, अब यहाँ के देश भी अब सोचेंगे हम क्या हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। तो ये रूस जो है, रूस बार बार भड़काएगा किसको, बोस्निया हर्जेगोविना को। किसको, बोस्निया हर्जेगोविना बार बार विद्रोह करेगा अपने जनजातियों के लिए, कहेगा हम स्लाव जनजाति के लिए क्या बनाएंगे, एक अलग सा क्षेत्र बनाएंगे। इस चीज़ को देख करके ये बार बार कौन भड़का रहा है, रूस, और ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा। लेकिन जब ये स्वतंत्र कर लेगा तो ऐसी स्थिति में बगल बैठा ऑस्ट्रिया। याद करो 1854 में क्रीमिया युद्ध में हार गया है कौन, रूस, और रूस को हार मिली थी ऑटोमन से। अब जब ऑटोमन कमज़ोर होने लगा तो ये सोचा कि हम अपना बदला ले लेते हैं, और ऑस्ट्रिया भी हारा है प्रसा से 1866 में। तो ये भी सोच रहा है अगर हम जीत लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस क्षेत्र पर ये खुद विद्रोह करके स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र होने में इसको भड़का कौन रहा है बार बार, रूस। जब ये स्वतंत्र होगा तो इसके ऊपर ये डायरेक्ट ऑस्ट्रिया इसके ऊपर युद्ध करके जीत लेगा। बगल वाला क्षेत्र सर्बिया के ऊपर युद्ध करेगा और युद्ध करके ऑस्ट्रिया जीत लेगा, क्योंकि यहाँ के लोग स्लाव जनजाति के थे। और इस चीज़ को देख करके रूस एकदम थर्रा गया, और थर्रा करके कहा कि अब हम भी युद्ध की घोषणा करते हैं, आपके साथ हम भी युद्ध करेंगे। किसके साथ, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया पहले ही चालाकी लगाया था। ऑस्ट्रिया, इटली और प्रसा, ये तीनों एक संधि किए थे 1882 में, जिसका नाम क्या था, जिस संधि का नाम था ऑस्ट्रिया की संधि। 1882 त्रिगुट का निर्माण हुआ। अब जब ये त्रिगुट का निर्माण किया तो इधर से रूस भी त्रिगुट का निर्माण कर लिया, रूस त्रिराष्ट्र का। रूस के साथ फ्रांस आया, और फ्रांस के साथ ब्रिटेन आया। और अब जब ये ब्रिटेन आया तो तीनों ही लोग मिल करके युद्ध में भाग लिए। युद्ध कब हुआ, जब सर्बिया में ऑस्ट्रिया का राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड घूमने आया था, और जब ड्यूक फर्डिनेंड को यहाँ गोली से मार करके, यहाँ की दो संस्था थी ब्लैक डेथ और काला हाथ ना, वहाँ की दो संस्था ने इसके राजकुमार को मार दिया गोली। और जब गोली मारा तो डिजरेली यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ ब्रिटेन के डिजरेली, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, बिस्मा। तो ये दोनों जब सर्बिया में इसकी मार दिया जाएगा किसको, आर्कड्यूक फर्डिनेंड, उसकी पत्नी सोफी को। तो यहाँ का इकलौता राजकुमार था कौन, ऑस्ट्रिया का, वही आर्कड्यूक फर्डिनेंड। यहाँ पे एकदम बहुत तनातनी हो जाएगा। ऑस्ट्रिया कहेगा कि जो दोषी हैं उनको आप क्या करिए, हमारे प्रत्यक्ष प्रकट करिए, और नहीं तो फिर हम युद्ध की घोषणा करते हैं, सर्बिया पे हम युद्ध करेंगे, सर्बिया में हम युद्ध कर लेंगे। इस चीज़ को देख करके सर्बिया के लोग थर्रा गए, और सर्बिया को भड़काने वाला कौन है, रूस कहा अब अगर हम पीछे हटेंगे तो अगर सर्बिया का हम साथ नहीं देंगे तो लोग हमारे ऊपर कभी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए रूस भी कहा घबराओ मत, बॉस तुम्हारे साथ है ना। अब इस युद्ध में सब लोग मिल जाएंगे, और 28 जुलाई 1914 को युद्ध चालू हो जाएगा। और युद्ध चालू होगा, और 4 अगस्त को इसके साथ आ जाएगा कौन, ब्रिटेन। और इस युद्ध में लगभग 6.5 करोड़ लोग शामिल होंगे, 27 देश शामिल होगा, और 4 वर्ष 3 महीने तक प्रथम विश्व युद्ध चलेगा। ठीक, 1914 से 1918। और प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ, 1914, और कब तक चला, 1918। और 1918 में ये माने कि एक देश हारेगा, और तब जाके ये विश्व युद्ध समाप्त होगा। ठीक, तो किस तरह से बाल्कन प्रायद्वीप ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दे दिया, क्लियर हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन क्या चाहता था, और ये अपना बदला लेना चाहता था, ये साम्राज्यवादी नीति अपना रहा था कि हम अगर जीत लेंगे सर्बिया को हम अपने इशारे पर नचाएंगे, जब सर्बिया जीत लेगा तो जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा बोस्निया हर्जेगोविना और सर्बिया करेगा, हम अपना राज करेंगे मस्त। लेकिन यहाँ का ऑस्ट्रिया समझ गया कि अगर ये सर्बिया को क्या कर रहा है, ऑस्ट्रिया खुद समझ गया। तो इस तरीके से ये
बाल्कन प्रायद्वीप की समस्या हल क्या हुई, प्रथम विश्व युद्ध को जन्म ही दे दी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कल भारत में राष्ट्रवाद, उतार